Plasma membrane also helps in transport of water in and out of the cell. यानी सेल के अंदर जो वाटर की एंट्री होती है, सेल को बहुत सारी एक्टिविटीज के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट होती है स्टूडेंट्स। ये हमारा न्यूक्लियस सेल, ये सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन बोल सकते हैं इसे, या फिर हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं। तो ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये क्या करता है बच्चों, हेल्प करता है सेल के अंदर वाटर मॉलिक्यूल को एंटर करने में या सेल से एक्स्ट्रा वाटर को बाहर ट्रांसपोर्ट करने। सो इसलिए बोला गया है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑल्सो हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर इन एंड आउट ऑफ द सेल, यानी अंदर लाने में भी हेल्प करता है वाटर को, एज वेल एज प्लांट की बॉडी के जो सेल्स हैं तो उस सेल से वाटर को बाहर लेकर जाने में भी सेल मेम्ब्रेन यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, ओके, लेट अस सी हाउ एक्सचेंज ऑफ वाटर टेक्स प्लेस इन अ सेल थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं कि कैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक्सचेंज ऑफ वाटर में हेल्प करता है, यानी सेल के अंदर और बाहर जो एंट्री एग्जिट होती है पानी के मॉलिक्यूल की, ये कैसे होती है। एक बीकर ले लिया हमने, बीकर कंटेन्स वाटर इन इट, और जब किसी सेल को हम इस बीकर में डालते हैं, व्हेन द सेल इज प्लेस्ड इन आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, यानी जो हमारा बीकर है इसमें वाटर है, इसके अंदर हम इंसर्ट करेंगे एक सेल को, और ये जो सेल है स्टूडेंट्स जो आप देख पा रहे हैं, इस सेल के अंदर जो वाटर कंटेंट है या जो कंसंट्रेशन है वाटर का, वाटर कंसंट्रेशन इनसाइड द सेल is equal to outside the cell, is equal to outside, or we can say that surrounding of cell, यानी सेल के बाहर जो कंटेनर है इसमें जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं और सेल के अंदर जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, तो दोनों के अंदर जो कंसंट्रेशन यानी जो मात्रा है वाटर मॉलिक्यूल्स की सेल के अंदर और सॉल्यूशन के अंदर, तो जो कंसंट्रेशन है, जो मात्रा है, जो क्वांटिटी है, वो क्या है, सेम। तो ऐसे सॉल्यूशन को आइसोटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। ऐसा सॉल्यूशन जिसमें जब हम कोई सेल डालते हैं तो सराउंडिंग, सेल की सराउंडिंग में जितने वाटर मॉलिक्यूल या जो कंसंट्रेशन वाटर मॉलिक्यूल्स का होता है, लगभग वैसा ही, नियरली वैसा ही वाटर कंसंट्रेशन जब सेल के अंदर भी होता है, तो इक्विलिब्रियम वाली जो स्टेट है वो मेंटेन रहती है, यानी अंदर बाहर सेल के सेम वाटर मॉलिक्यूल्स कंटेंट में प्रेजेंट है, तो ना ही सेल की सराउंडिंग से सेल के अंदर वाटर एंटर होगा नेट, और ना ही सेल के अंदर से वाटर कंटेंट बाहर जाएगा। सो ओवरऑल वी कैन से दैट देयर विल बी नो नेट मूवमेंट ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम सराउंडिंग ऑफ द सेल टू इनसाइड द सेल और फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड द सेल। ठीक है स्टूडेंट्स, सो इट मीन्स आइसोटोनिक सॉल्यूशन का क्या मतलब है, जस्ट रीड आउट द डेफिनेशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन means medium surrounding the cell has same water concentration as that of the cell। ठीक है, आई होप आप इसका मतलब समझ गए होंगे कि आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए आगे बात करते हैं कि जो सेल के मीडियम में बाहर वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, लगभग उतने ही वाटर मॉलिक्यूल्स सेल के अंदर प्रेजेंट हैं। सो इन दिस केस स्टूडेंट्स, क्या कोई नेट मूवमेंट होगी वाटर मॉलिक्यूल्स की, नहीं होगी। ठीक है, सो इन दिस केस देयर इज नीदर एंट्री ऑफ वाटर इन द सेल नॉर एग्जिट ऑफ वाटर फ्रॉम द सेल, ना ही तो पानी बाहर से इनसाइड द सेल आएगा और ना ही अंदर से इनसाइड ऑफ सेल से वाटर बाहर सराउंडिंग में जाएगा। क्लियर है? सो देखो, बाहर से एरो आ रही है, कंटेनर से एरो शो हो रही है कहाँ, टूवर्ड्स द सेल। सो यहाँ क्या मूवमेंट होगी, नो, एरर, नहीं होगी, मूवमेंट यहाँ नहीं होगी, वाटर मूवमेंट विल नॉट टेक प्लेस फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड द सेल। और सिमिलरली सेल से भी वाटर कंटेंट बाहर नहीं जाएगा, तो यहाँ पर भी जो है मूवमेंट नहीं होगी। सो नो एक्सचेंज ऑफ वाटर, देयर विल बी नेट नो मूवमेंट ऑफ वाटर
सो द सेल रिमेन्स फ्लेसिड, यानी जो सेल है ये हार्ड नहीं रहेगा। ये जैसा इसका नेचर है, जब हमने इसको इंसर्ट किया था इनसाइड द बीकर, तब जैसा ये लचीला फ्लेक्सिबल था, वैसा ही ये अब भी होगा जब हम इसको आइसोटोनिक सॉल्यूशन में रख देंगे, क्योंकि ना ही तो सेल ने वाटर लूज किया है और ना ही वाटर गेन किया है, तो ये फ्लेसिड नहीं होगा, इट विल रिमेन सेम एज इट वाज। सो यहाँ पर ये टर्जिडिटी या फॉर्मनेस या हार्डनेस को गेन नहीं करेगा। हार्डनेस कब आती है स्टूडेंट्स? जब वो वाटर इनटेक करता या जब वो वाटर अपनी बॉडी में अलाउ करता वाटर को आने के लिए, तो सेल क्या हो जाता? स्वेलन अप हो जाता, यानी फूल जाता या सूज जाता। ठीक है, लेकिन क्या वाटर इनसाइड द सेल रीच कर पाया है आइसोटोनिक सॉल्यूशन में रखने की वजह से? नहीं। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी जो है इसकी जैसे पहले थी वैसे ही मेंटेन रहेगी और हार्डनेस, फर्मनेस या टर्जिडिटी ये गेन नहीं करेगा। इसलिए यहां लिखा है दैट द सेल रिमेन्स फ्लेसिड। नेक्स्ट सॉल्यूशन है हमारे पास, अब हम सेल को इंसर्ट करेंगे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के डायग्राम में आप देख पा रहे हैं क्लियरली कि जो सेल का सराउंडिंग है यहां वाटर कंटेंट ज्यादा है, यानी वाटर मॉलिक्यूल या कंसंट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स देखो बहुत सारे हैं, तो मोर वाटर कंसंट्रेशन आउटसाइड द सेल यानी सराउंडिंग में एज कंपेयर टू इनसाइड द सेल। सेल के अंदर देखोगे तो स्टूडेंट्स बहुत कम वाटर मॉलिक्यूल्स देख रहे हो, ये रहा एक दो, यानी देयर आर वेरी फ्यू वाटर मॉलिक्यूल्स, यानी देयर इज डेफिशिएंसी ऑफ वाटर इनसाइड द सेल। और सराउंडिंग में अगर आप नोटिस करोगे तो देयर आर वेरियस नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स इन द सराउंडिंग ऑफ द सेल। तो यहाँ क्योंकि कंसंट्रेशन कहाँ ज्यादा है स्टूडेंट्स? सेल की सराउंडिंग में मात्रा वाटर मॉलिक्यूल्स की ज्यादा है, सेल के अंदर कमी है वाटर मॉलिक्यूल्स की, तो वाटर क्या करेगा? सराउंडिंग से द वाटर मॉलिक्यूल विल गो इनसाइड द सेल, और जब सेल के अंदर वाटर चला जाएगा तो इट विल स्वेलन अप, इट विल गेन टर्जिडिटी, यानी वाटर जब एंटर करेगा तो ये सूज जाए। ठीक है, और इसी को हम बोलते हैं टर्जिडिटी। देखिए किशमिश को जब हम वाटर में भिगो के रखते हैं रात भर या कुछ देर के लिए, तो किशमिश के अंदर जो, क्योंकि वो ड्राई फॉर्म में होती है, ड्राई ग्रेप्स होते हैं, तो वाटर कंटेंट क्या होता है? बहुत कम, ना के बराबर। वही जब हम इसको रात भर भिगोकर रखेंगे पानी में, तो क्योंकि सराउंडिंग में किशमिश के बहुत सारा पानी है, तो सराउंडिंग से वाटर ट्रांसफर होगा इनसाइड द किशमिश, जिसकी वजह से सुबह जब हम देखेंगे तो वो किशमिश जो है वो अंगूर की तरह फूली हुई या सूजी हुई दिखेगी। तो इससे पता चलता है कि वो जो सॉल्यूशन है, टाइप ऑफ सॉल्यूशन, वो कैसा सॉल्यूशन होगा स्टूडेंट्स? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, क्योंकि सेल के सराउंडिंग में कंसंट्रेशन ऑफ वाटर ज्यादा है एज कंपेयर टू इनसाइड द सेल, सो द वाटर मॉलिक्यूल विल ट्रांसफॉर्म फ्रॉम सराउंडिंग टू इनसाइड द सेल, यानी सराउंडिंग से जहां पानी ज्यादा है वाटर चला जाएगा जहां पानी कम है। क्लियर? सो hypotonic solution means medium surrounding the cell has higher water concentration. concentration का मतलब यहाँ quantity या मात्रा से होता है, higher water concentration than that of the cell. That is, outside solution is very dilute. तो ये बाहर वाला जो solution है ये dilute क्यों बोला गया है? क्योंकि इसमें water की quantity ज्यादा है, पानी ज्यादा होता है तो वो dilute solution होता है, और पानी कम होता है तो वो concentrated solution होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, इन दिस केस वाटर मॉलिक्यूल्स विल मूव इनसाइड द सेल। इस केस में क्या होगा? जो वाटर है वो आउटसाइड से इनसाइड द सेल मूवमेंट करे, वाटर एंटर्स इनसाइड द सेल्स। ठीक है, वाटर एंटर इनसाइड द सेल, इस तरीके से वाटर क्या होगा? सेल के अंदर एंटर हो जाएगा और स्वेल्स अप, यानी इससे क्या होगा? जो सेल है वो स्वेलन अप हो जाएगा, इस तरीके से साइज गेन कर लेगा, क्योंकि वाटर आया है ना बाहर से एक्स्ट्रा, तो कोई भी चीज एक्स्ट्रा आएगी तो बॉडी में तो इम्पैक्ट पड़ेगा, और उसी की वजह से ये जो है साइज में ग्रो कर गया है। आप करिएगा ये वाला एग्जाम्पल, घर पे एक्टिविटी खुद परफॉर्म करिए, किशमिश को भिगोइए पानी में और मॉर्निंग में उसको ऑब्जर्व करिए, तब आप इसको थोड़ा
बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। सो द सेल बिकम टर्जिड, यानी अब जो है सेल ने गेन कर लिया वाटर, तो अब ये टर्जिड हो जाएगा, यानी फॉर्म हो जाएगा, टाइट हो जाएगा। तो ये होता है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में मूवमेंट ऑफ वाटर विल टेक फ्रॉम सराउंडिंग ऑफ द सेल टू इनसाइड द सेल। सो टर्जिड मतलब स्वेलन या सूजन। लास्टली हम क्या करेंगे, जो सेल है उसको पुट करेंगे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में आइसोटोनिक और हाइपोटोनिक दोनों से डिफरेंट केस होगा। आइसोटोनिक में जहां दोनों मीडियम में इक्वल कंसंट्रेशन था, हाइपोटोनिक में सराउंडिंग में कंसंट्रेशन ज्यादा था, लेकिन हाइपरटोनिक में आप देख पा रहे हो सराउंडिंग में देयर आर वेरी फ्यू मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, बहुत कम वाटर मॉलिक्यूल्स हैं सराउंडिंग में। लेकिन वही जब हम सेल के अंदर देखते हैं तो जो क्वांटिटी है वाटर की, मात्रा है पानी की, वो ज्यादा है। और ऐसे कंडीशन में क्या होगा, क्योंकि वाटर है, फ्लूइड है, ये हमेशा जहां ज्यादा होती है क्वांटिटी, वहां से ये जहां कम होती है उसकी तरफ मूवमेंट करना स्टार्ट करते हैं। देखिए एक एग्जांपल से समझते हैं। बच्चों एक बात बताओ मुझे, ये हमारे पास एक टैंक है, ठीक है, दिस इज अ टैंक जिसको हमने इंटरकनेक्ट कर दिया है सेकंड टैंक से। और जो फर्स्ट टैंक है स्टूडेंट्स, इसमें हमारे पास वाटर क्वांटिटी कितनी है, यहां तक हमारा जो वाटर है वो फिल्ड अप है, यहां तक पानी भरा हुआ है। तो क्या होगा, और दूसरा वाला टैंक एम्प्टी, बिल्कुल खाली। तो आप देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे कि वाटर विल स्टार्ट फ्लोइंग फ्रॉम फर्स्ट टैंक टू द सेकेंड टैंक, ठीक है। और कब तक फ्लो करेगा बच्चों, जब तक स्टेट ऑफ इक्वलिटी या स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम ना अटेन हो जाए, यानी जब तक दोनों टैंक्स में क्वांटिटी बराबर ना हो जाए तब तक वाटर फर्स्ट टैंक से सेकंड टैंक में मूवमेंट करता रहेगा। तो ये खासियत होती है, ये फ्लूइड्स की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। फ्लूइड्स मतलब एयर, वाटर, एयर, लिक्विड या कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो फ्लो कर जाए, जो बह जाए इजीली, उसको फ्लूइड्स बोलते हैं। तो फ्लूइड्स की क्या टेंडेंसी होती है, दैट फ्लूइड्स हैव टेंडेंसी टू फ्लो और मूव, ठीक है, मूवमेंट, मूव फ्रॉम हाइयर कंसंट्रेशन मतलब स्टूडेंट्स हाइयर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। हाइयर कंसंट्रेशन का मतलब होता है जहां उसकी क्वांटिटी ज्यादा होती है, वहां से जो है फ्लूइड्स कम क्वांटिटी होती है उस तरफ मूवमेंट करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो यही क्या होगा, यही जो रूल है फ्लूइड्स का, ये फॉलो होगा कहाँ, इन सॉल्यूशंस में भी। सो व्हेन द सेल इज प्लेस्ड इन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, इसको इरेज कर देते हैं स्टूडेंट्स। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि फ्लूइड्स हमेशा हाइयर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ फ्लो करते हैं जब तक इक्विलिब्रियम स्टेट ना हो जाए, यानी जब तक बैलेंस ना हो जाए दोनों तरफ, बाहर और अंदर, जब तक बराबर मात्रा में वो फ्लूइड नहीं प्रेजेंट होता तब तक मूवमेंट उन दोनों के बीच में, उन दोनों फेजेस के बीच में मूवमेंट होती रहेगी। और यहाँ जो हमारे ये जो फर्स्ट टैंक और सेकंड टैंक का काम है वो सेल, और सेल जिस सराउंडिंग में रखा है कंटेनर, उसका जो वाटर है वो सेकंड टैंक है। फर्स्ट टैंक यानी सेल के अंदर वाटर कंसंट्रेशन ज्यादा है, सेकंड टैंक यानी ये जो बीकर है इसके अंदर वाटर कंसंट्रेशन कम है। तो जो मूवमेंट है वाटर की वो सेल से होगी बाहर सराउंडिंग की तरफ, ठीक है, क्योंकि वाटर इज अ फ्लूइड। सो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन मींस क्या होता है स्टूडेंट्स, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन का मतलब ये होता है कि सराउंडिंग ऑफ द सेल हैज लोअर वाटर कंसंट्रेशन देन दैट ऑफ द सेल। यानी समझ ही गए होंगे आप, इतने समझदार हो। अब शायद आपको बातें क्लियर हो रही होंगी कि जो सराउंडिंग है वहां वाटर कंसंट्रेशन लेस होगा एज कंपेयर टू द सेल। दैट इज आउटसाइड सॉल्यूशन इज वेरी कंसंट्रेटेड। आउटसाइड सॉल्यूशन इज वेरी कंसंट्रेटेड मतलब, वेरी कंसंट्रेटेड मतलब स्टूडेंट्स कंटेन्स very concentrated. It means that it contains less water. यहाँ जो वाटर है वो ज्यादा है या कम है, कम है, और कम है इसलिए कंसंट्रेटेड है, वेरी कंसंट्रेटेड। अगर वाटर ज्यादा होता तो वो डाइल्यूट होता, ठीक है।
अगर वाटर ज्यादा होता तो डाइल्यूट होता, पर अभी वाटर कम है, लेस है, ठीक है, तो अब वो कंसंट्रेटेड हो गया है सोल्यूशन। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्या। इन दिस केस वाटर मूव्स आउट ऑफ द सेल, क्योंकि भाई जो सेल के अंदर पानी है वो तो ज्यादा है, सराउंडिंग में कम है, तो बैलेंस तो करना पड़ेगा, इक्विलिब्रियम वाली स्टेट तो अटेन करनी पड़ेगी। तो अंदर जब ज्यादा है वाटर, तो ये बाहर वाटर ट्रांसफर कर देगा, सेल जो है ये वाटर लूज कर देगा और सराउंडिंग में भेज देगा। सो वाटर कम्स आउटसाइड द सेल, पानी क्या करेगा, सेल के बाहर आ जाएगा, ठीक है, कुछ इस तरीके से। देखा आपने, दोबारा देखिए, ये वाटर मॉलिक्यूल्स जो है ये सेल के अंदर से दे विल कम आउटसाइड द सेल, इनसाइड द बीकर, ठीक है स्टूडेंट्स, यानी अपनी सराउंडिंग में वाटर भेज देगा सेल। सो जब वाटर लूज किया है सेल ने, तो अब वो टर्जिड तो होगा नहीं, ठीक है, यानी साइज तो गेन नहीं करेगा, बट वो साइज लूज कर देगा। सेल ने वाटर लूज किया है, अपने सराउंडिंग को वाटर दे दिया है, तो अब सेल भी तो श्रिंक हो जाएगा, सेल की साइज भी तो कम हो जाएगी, तो इसके रिजल्ट में जो सेल होगा वो श्रिंक अप हो जाएगा। यानी जब सेल वाटर लूज करता है तो इस स्टेट को हम कहते हैं प्लाज्मोलाइसिस। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, प्लाज्मोलाइसिस। व्हाट इज प्लाज्मोलाइसिस, व्हेन द सेल लूजेस द वाटर इट श्रिंक्स अप, सिकुड़ जाता है सेल, और इसी स्टेट को हम बोलते हैं प्लाज्मोलाइसिस। देखो सिकुड़ गया हमारा सेल, पहले थोड़ा हेल्दी था, है ना, साइज में बिगर था, लार्जर था, जैसे ही बेचारे ने वाटर लूज किया ये श्रिंक हो गया, यानी हम बोलेंगे इस प्रोसेस को प्लाज्मोलाइसिस। सो द सेल बिकम्स प्लाज्मोलाइज्ड, यानी अब हमारा सेल श्रिंक हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। सो डिफरेंस देखो, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन और हाइपर आइसोटोनिक तो बिल्कुल क्लियर है, दोनों में आउटसाइड और इनसाइड द सेल सेम वाटर कंसंट्रेशन, सो देयर विल बी नो नेट मूवमेंट ऑफ वाटर विल टेक प्लेस। कंफ्यूजन होती है हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक में, इसके बीच में डिफरेंसेस देखो। हाइपोटोनिक में वाटर कंसंट्रेशन सराउंडिंग में ज्यादा है, इनसाइड द सेल कम है, हाइपोटोनिक में सराउंडिंग में वाटर कम है और इनसाइड द सेल ज्यादा है। सो हाइपोटोनिक में बाहर सेल के बाहर से वाटर जाएगा सेल के अंदर और सेल की साइज ग्रो हो जाएगी, ठीक है, सेल विल ग्रो इन साइज। हियर वाटर मूव्स फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड। सेकेंड केस में कंसंट्रेशन अंदर क्या था, ज्यादा, और बाहर कम, तो वाटर मॉलिक्यूल सेल के अंदर से सराउंडिंग में ट्रांसफर होंगे, तो सेल की साइज इस तरीके से डिक्रीज हो जाएगी, जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मोलाइसिस। यानी सेल जब वाटर लूज करता है तो श्रिंक होता है, एंड दिस इज नोन एज प्लाज्मोलाइसिस। हियर वाटर मूव्स फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड, सो वी सी दैट water always moves from a region of higher concentration to a region of lower concentration। यानी इससे हमें ये पता चलता है कि वाटर हमेशा जहां ज्यादा होता है वहां से जहां कम होता है उस तरफ फ्लो करना स्टार्ट करता है, मूवमेंट करना स्टार्ट करता है, और इसी को हम बोलते हैं ऑस्मोसिस, ठीक है। कभी देखा आपने पानी जहां कम है वहां से ज्यादा की तरफ जाते हुए? नहीं, हमेशा जो पानी है वो जहां उसकी क्वांटिटी ज्यादा होती है वहां से उसकी क्वांटिटी जहां कम होती है उस तरफ मूवमेंट करता है, और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस। सो मूवमेंट ऑफ वाटर टेक्स प्लेस थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, क्योंकि सेल के बाहर और अंदर जो वाटर इन एंड आउट होता है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू, ठीक है। दिस प्रोसेस इज नोन एज ऑस्मोसिस, इसी प्रोसेस को ऑस्मोसिस प्रोसेस कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। सो हाउ वी डिफाइन ऑस्मोसिस, अब हम डिफाइन करेंगे ऑस्मोसिस को, उससे पहले आप एक बार ट्राई कर लीजिए और बताइए व्हाट इज ऑस्मोसिस। चलिए देखते हैं। द पैसेज ऑफ वाटर, यानी पैसेज मतलब रास्ता, जहां से वाटर स्टार्ट हुआ है और फाइनली जहां रीच हुआ है, सो दैट पूरा रास्ता इज पैसेज। सो द पैसेज ऑफ वाटर फ्रॉम रीजन ऑफ हाइयर कंसंट्रेशन, रीजन ऑफ हाइयर कंसंट्रेशन मतलब जहां उसकी क्वांटिटी ज्यादा है, तो फ्रॉम रीजन ऑफ हाइयर कंसंट्रेशन थ्रू अ सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, कहां से, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का नेचर क्या होता है, सिलेक्टिवली परमिएबल, यानी ये हर किसी को एंट्री नहीं देती है सेल के अंदर,
या कोई भी सब्सटेंस सेल से बाहर नहीं जा सकता। केवल सिलेक्टेड चीजें हैं जो सेल के अंदर जा सकती है, सिलेक्टेड चीजें हैं जो सेल के बाहर जा सकती हैं, उन्हीं को अलाउ करता है ये सिलेक्टेड चीजों को प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसलिए इसको सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। तो पानी का रास्ता जहां उसकी क्वांटिटी ज्यादा है वहां से होते हुए सिलेक्टिव परमिएबल से होते हुए टुवर्ड्स द सेल या आउटसाइड द सेल, ठीक है। तो दिस एंटायर पैसेज इज नोन एज, या दिस एंटायर प्रोसेस इज नोन एज ऑस्मोसिस. So, the passage of water from a region of higher concentration through a selective permeable membrane, that is plasma membrane, to a region of low water concentration is known as osmosis. It is a pure mechanical process. Pure mechanical process का मतलब है स्टूडेंट्स कि ये osmosis परफॉर्म करने में एनर्जी खर्च नहीं हो, यानी देयर इज नो यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी, ना ही तो वाटर इनटेक करते टाइम एनर्जी यूज होगी और ना ही वाटर लूज करते टाइम। सो इसलिए बोला गया है कि ऑस्मोसिस में क्योंकि एनर्जी यूटिलाइज नहीं होती तो ये एक बिल्कुल प्योर मैकेनिकल प्रोसेस है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि ऑस्मोसिस क्या है। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं डिफरेंसेस बिटवीन डिफ्यूजन प्रोसेस एंड ऑस्मोसिस प्रोसेस। सो मैकेनिकल प्रोसेस मतलब इट डज नॉट रिक्वायर एनी एनर्जी। Osmosis is not the only method for exchange of materials in and out of the cell without spending energy. यहाँ क्या है स्टूडेंट्स, ये बताया जा रहा है कि सिर्फ ऑस्मोसिस ही नहीं है हमारे पास, सिर्फ हमारे पास ऑस्मोसिस नहीं है मेथड जिससे हम एक्सचेंज ऑफ मटेरियल कर सकें, ठीक है। जैसे सेल है, सेल को सराउंडिंग से सिर्फ वाटर की तो जरूरत नहीं होती है, और भी अदर सब्सटेंसेस है, जैसे सेल को चाहिए है, सपोज ये हमारा न्यूक्लियस है, दिस इज सेल मेम्ब्रेन। अब हम सेल को क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है, बाहर से ब्लड लेकर आएगा ऑक्सीजन, सेल को ऑक्सीजन चाहिए है, और सेल में जो CO2 बना है कार्बन डाइऑक्साइड, इसको इससे बाहर निकालना है। तो यहाँ जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड है ये गैसेस, इन गैसेस को सेल के अंदर भी आना है ऑक्सीजन को, और कार्बन डाइऑक्साइड को सेल से बाहर जाना है। तो इनके बीच में ये जो इंटरचेंजिंग या एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा, ये कौन से प्रोसेस से होगा, डिफ्यूजन प्रोसेस से, है ना। डिफ्यूजन क्या होता है, द कॉन्टिन्यूअस और द स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस, और ये जो सब्सटेंसेस है डिफ्यूजन में, ये गैसेस भी हो सकती है, लिक्विड्स भी हो सकते हैं, यानी कोई लिक्विड सब्सटेंस का जो इन एंड आउट है सेल के अंदर वो भी हो सकता है, या फिर ये सॉलिड सब्सटेंसेस भी हो सकते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन ऑस्मोसिस में सिर्फ क्या इंक्लूडेड होता है, ओनली सॉल्वेंट्स, ओनली सॉल्वेंट्स मतलब सिर्फ लिक्विड्स। जो ऑस्मोसिस है वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू सिर्फ लिक्विड्स की परमिशन को अलाउड करता है, दैट इज ऑस्मोसिस। लेकिन जो डिफ्यूजन है, डिफ्यूजन प्रोसेस, डिफ्यूजन में ना कि सिर्फ लिक्विड बल्कि गैसेस भी ट्रांसफर हो सकती हैं, एक्सचेंज हो सकती हैं सेल्स में, और सॉलिड सब्सटेंसेस भी एक्सचेंज हो सकते हैं सेल और सेल की सराउंडिंग के बीच। तो डिफ्यूजन देखेंगे तो थोड़ा लार्जर इसका एस्पेक्ट है ना, थोड़ा बड़ा इसका मीनिंग है, बड़ा इन द सेंस ये गैसेस को भी अलाउ करता है, ये लिक्विड्स को भी अलाउ करता है, और ये सॉलिड्स को भी एक्सचेंज करने में हेल्प करता है। लेकिन ऑस्मोसिस की बात करते हैं तो ये सिर्फ सॉल्वेंट्स की मूवमेंट से रिलेटेड होता है, यानी सेल अपने सराउंडिंग से कोई लिक्विड लेना चाहता है या अपने अंदर से किसी लिक्विड को बाहर रिलीज करना चाहता है, तो इन मूवमेंट्स को ऑस्मोसिस हम बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पर लिक्विड्स का एक्सचेंज हो रहा है। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो चलिए देखते हैं इसके बारे में। तो अब वो हमें बता रहा है कि सिर्फ ऑस्मोसिस एक इकलौता प्रोसेस नहीं है कि सेल जिसे सराउंडिंग के साथ इंटरेक्ट कर सके, देर आर मेनी मोर प्रोसेसेस, बहुत सारे और भी प्रोसेस होते हैं, ठीक है। सो देर आर मेनी मोर प्रोसेस known as, the first one is diffusion। पहला कौन सा है स्टूडेंट्स, डिफ्यूजन। ऑस्मोसिस के अलावा इट इज डिफ्यूजन। एग्जांपल लेते हैं, टेकिंग इन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर इनटू द बॉडी। अब सराउंडिंग में एटमॉस्फेयर है, हमारी बॉडी के सराउंडिंग में एटमॉस्फेयर है, हवा। इस हवा में जो क्वांटिटी है बॉडी के कंपैरिजन में ऑक्सीजन ज्यादा प्रेजेंट है, तो बाहर से ऑक्सीजन हमारी बॉडी में अंदर आएगा, है ना, जब हम इनहेल करेंगे। तो इस तरीके से डिफ्यूजन से फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन यानी एटमॉस्फेयर से एयर हमारी बॉडी के अंदर एंटर हो जाती है, तो हम बोलेंगे डिफ्यूजन है, ठीक है। इनहेलेशन की बात, और क्योंकि सेल्स में कंसंट्रेशन कार्बन डाइऑक्साइड का ज्यादा है तो सेल्स
कार्बन डाइऑक्साइड देंगे किसको, ब्लड को, और ब्लड लंग्स में लेकर आएगा कार्बन डाइऑक्साइड को, लंग्स में कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो जाएगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस CO2 गैस लंग्स से एक्सलेशन प्रोसेस के थ्रू बाहर निकल जाएगी बॉडी से CO2, ठीक है, जिसको हम बोलेंगे एक्सलेशन। तो इस तरीके से गिविंग आउट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आउटसाइड द बॉडी, तो ये प्रोसेस भी कैसे होता है, डिफ्यूजन से। सो वो बोल रहा है कि देन हाउ इज ऑस्मोसिस डिफरेंट फ्रॉम डिफ्यूजन। वो बोल रहा है कि ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन में क्या डिफरेंसेस है। यहाँ पर ऑक्सीजन भी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड भी हायर टू लोअर, वाटर भी हमने ऑस्मोसिस में देखा कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर। तो डिफरेंसेस क्या है इसमें, चलिए इन्हीं डिफरेंसेस के बारे में डिस्कस करते हैं। एक तरफ लिख लेते हैं हम लोग डिफ्यूजन और दूसरी तरफ ऑस्मोसिस। तो पहला डिफरेंस क्या है बच्चों, इट ऑकर्स इन एनी मीडियम, यानी ये जो डिफ्यूजन प्रोसेस है ये किसी भी मीडियम में हो सकता है, एनी मीडियम, यानी सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैसेस भी हो सकते हैं। लेकिन ऑस्मोसिस में क्या लिखा है, इट रिक्वायर्स लिक्विड मीडियम, यानी यहाँ पे ऑस्मोसिस में जो मूवमेंट होती है वो स्पेसिफिकली किसकी होती है, लिक्विड मीडियम की मूवमेंट होती है, ठीक है। तो पहला तो डिफरेंस बहुत क्लियर है, डिफ्यूजन में कोई भी सॉलिड सब्सटेंस, कोई भी लिक्विड सब्सटेंस या कोई भी गैस की मूवमेंट बाहर से सेल के अंदर आती है या सेल से सेल के बाहर जाता है तो उस प्रोसेस को डिफ्यूजन बोलते हैं। और ऑस्मोसिस में सिर्फ लिक्विड सब्सटेंसेस की मूवमेंट सेल के अंदर या सेल से बाहर, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है सेकंड डिफरेंस, द डिफ्यूजिंग सब मॉलिक्यूल्स। द डिफ्यूजिंग मॉलिक्यूल्स यानी जो डिफ्यूज होगा, जो पार्टिकल, जो सब्सटेंस मूव करेगा। सो द डिफ्यूजिंग मॉलिक्यूल्स कैन बी सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब क्लियर हो गया होगा क्योंकि किसी भी मीडियम में डिफ्यूजन पॉसिबल है, तो डिफ्यूज्ड सब्सटेंस सॉलिड भी हो सकता है, कोई माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, कोई मैक्रो न्यूट्रिएंट्स भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, ठीक है, या फिर लिक्विड में जैसे एंजाइम्स हो गए, आपके हार्मोन्स हो गए, इनकी मूवमेंट भी हो सकती है, या गैसेस भी हो सकती है। तो इनकी मूवमेंट फ्रॉम वन सेल टू अनदर या फ्रॉम ब्लड टू सेल, ये प्रोसेस कैसे होगा, डिफ्यूजन से हो। लेकिन जो हमारा ऑस्मोसिस है, इट इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ ओनली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, यानी यहाँ सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स की, यानी लिक्विड्स की, किसकी, लिक्विड्स की मूवमेंट होगी, सिर्फ लिक्विड चीजों की। यहाँ पे गैसेस और सॉलिड्स के बारे में डिस्कशन होगा ही नहीं ऑस्मोसिस में। ऑस्मोसिस मतलब सिर्फ लिक्विड सब्सटेंसेस की मूवमेंट सेल से सेल की सराउंडिंग और वाइस वर्सा। क्लियर है स्टूडेंट्स। थर्ड डिफरेंस है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज नॉट रिक्वायर्ड, यानी डिफ्यूजन प्रोसेस में मैंडेटरी नहीं है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का होना कंपलसरी हो या वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू ही हो, ठीक है, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो सेमी परमिएबल या सिलेक्टिवली परमिएबल होती है। तो यहाँ पे जरूरी नहीं है डिफ्यूजन में कि ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन प्रेजेंट हो तभी होगा डिफ्यूजन, इसके एब्सेंस में भी डिफ्यूजन प्रोसेस ऑकर हो सकता है। लेकिन ऑस्मोसिस में जो ये सेमी परमिएबल यानी सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का होना मैंडेटरी है, कंपलसरी है ना, जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, बिना प्लाज्मा मेम्ब्रेन के वो सब्सटेंस सेल के अंदर एंटर कर ही नहीं पाएगा। तो ये थे इनके बीच में डिफरेंसेस। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन। देखो सेल मेम्ब्रेन बहुत फ्लेक्सिबल होती है, यानी बॉडी जैसे, क्योंकि मूवमेंट जो है वो हमारी बॉडी की, चाहे वो ह्यूमंस हो, एनिमल्स हो, प्लांट्स हो, उनकी बॉडी मूव करती है। प्लांट्स की बॉडी कैसे मूव करती है, सर्टेन चेंजेस आते हैं वेदर में, एनवायरमेंटल कंडीशंस में, तो उनकी ग्रोथ होती है, हवा चलती है, उनको मूव करना पड़ता है, ठीक है। तो इन सब की वजह से देखो जो सेल्स होते हैं उनको फ्लेक्सिबिलिटी होना ही चाहिए, यानी जो सेल्स हैं उनके पास फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए ताकि जैसे भी बॉडी अपने आप को मूवमेंट करे किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की, तो जो सेल्स है वो डैमेज ना हो, वो ब्रेक डाउन ना हो, वो उस चेंज को झेल पाए, उस मूवमेंट को झेल पाए। अगर हम योगा कर रहे हैं और अगर हमारे सेल्स फ्लेक्सिबल नहीं है, ठीक है, तो क्या होगा, अगर हम कोई भी पोज बनाएंगे, हम योगा का कोई भी आसन करेंगे, तो बॉडी के सेल्स तो अगर फ्लेक्सिबल नहीं है तो दे विल गेट डैमेज इजीली ना। तो ये सिचुएशन आए ना, इसलिए जो नेचुरली एक हमारे पास एबिलिटी होती है कि हमारे सेल्स बहुत फ्लेक्सिबल होते हैं कि हम कैसे भी ट्विस्टेड टर्न्स कर ले बॉडी के साथ, सेल्स डैमेज नहीं। सो द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन आल्सो एनेबल्स द सेल्स टू engulf in food and other material from its external environment। यानी ये जो सेल्स का फ्लेक्सिबल नेचर होता है
इसकी वजह से सेल सराउंडिंग से इनगल्फ कर सकता है फूड पार्टिकल्स। इनगल्फ करना मतलब निगल सकता है, ठीक है। इनगल्फ करना मतलब इनटेकिंग, ठीक है, निगलना, जैसे हम खाना निगलते हैं ना, इनगल्फ करते हैं। सो इनटेकिंग ऑफ फूड, ठीक है, जो कि हमने कहाँ पढ़ा है, अमीबा के केस में। सो देखो फ्लेक्सिबिलिटी के वजह से क्या होता है, सपोज ये हमारा अमीबा है, ये है अमीबा के फॉल्सफिड सूडोपोडिया, दिस इज अ फूड पार्टिकल। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से यहाँ से अपने आप को इंक्रीज करना शुरू कर देगा अमीबा, और इनटेक कर लेगा या इनगल्फ कर लेगा फूड पार्टिकल को इनसाइड द बॉडी। ये बन जाएगा अमीबा के अंदर फूड वैक्यूल, ठीक है स्टूडेंट्स। और फिर इसका डाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट होगा। तो यहाँ जो फूड पार्टिकल को लिया है अपनी बॉडी के अंदर अमीबा ने, ये किसकी वजह से पॉसिबल हुआ है, ड्यू टू फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ अमीबा सेल। तो कहने का ये मतलब है कि सेल्स के फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से सेल सराउंडिंग से सब्सटेंसेस को इनगल्फ भी कर सकते हैं, फूड को इनटेक कर सकते हैं, ठीक है। द सेल ऑफ अमीबा इनगल्फ्स फूड फ्रॉम द सराउंडिंग, जैसा कि अभी हमने एग्जांपल में देखा। तो ये है अमीबा, ठीक है स्टूडेंट्स। और अब क्या करेगा, सराउंडिंग में देख रहे हो फूड पार्टिकल है, ये फूड पार्टिकल गया अमीबा के अंदर, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से ये जो फूड पार्टिकल है ये अमीबा के अंदर चला गया, देखो ये रहा, अब वापस देखना, गया, ठीक है, ये देखो गया। तो ये जो प्रोसेस है, ये जो मूवमेंट है, इसको बोलते हैं एंडोसाइटोसिस। क्या बोलते हैं इसे, एंडोसाइटोसिस। सो दिस प्रोसेस इज नोन एज एंडोसाइटोसिस, यानी ड्यू टू फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ सेल्स द सेल हैव टेंडेंसी टू engulf the substances, specifically food, from the surrounding is known as endocytosis. एंडो मतलब एंट्री होती है, साइटोसिस सेल के अंदर, ठीक है। तो सेल के अंदर जब सब्सटेंस इनगल्फ किया जाता है, दैट इज एंडोसाइटोसिस, इनसाइड द सेल। एंडोसाइटोसिस मतलब सब्सटेंस विल कम इनसाइड द सेल। दिस प्रोसेस रिक्वायर्स एनर्जी, यानी एंडोसाइटोसिस करने के लिए या किसी सब्सटेंस को अपनी बॉडी में एंटर करवाने के लिए, यहाँ पर इस प्रोसेस में, ठीक है, इनगल्फिंग वाले प्रोसेस में, फूड इनटेक करने वाले प्रोसेस में एनर्जी रिक्वायर होती है, ठीक है। पीछे जो हमने ऑस्मोसिस डिफ्यूजन देखा, वहां पे भी सेल के अंदर कोई सब्सटेंस एंटर हो रहा था, लेकिन वहां एनर्जी नहीं यूज हुई, ठीक है, वो प्योर क्या था, मैकेनिकल प्रोसेस था। यहाँ एनर्जी यूज होगी जब वो अपने फीट को, फॉल्स फीट को फूड पार्टिकल्स के अराउंड उसे ट्रैप करने के लिए इंक्रीज करेगा, तो बॉडी की साइज में कुछ जो है चेंजेस आएंगे, उसे मूवमेंट करनी पड़ेगी सेल को, तो एनर्जी भी यूटिलाइज हो। क्लियर है स्टूडेंट्स। द सेल थ्रोज आउट वेस्ट एंड अदर सिक्रेशंस। अब देखिए ये है सेल, इस सेल के अंदर बहुत सारे अब सेल्यूलर एक्टिविटीज हुई है ना। सेल के अंदर भी जैसे हमारी बॉडी के अंदर एक्टिविटीज होती है, रेस्पिरेशन होता है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सिस्टम होता है हमारी बॉडी के अंदर, ट्रांसपोर्टेशन या सर्कुलेशन ऑफ ब्लड होता है, डाइजेशन ऑफ फूड होता है, फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड होता है, बहुत सारी एक्टिविटीज बॉडी में अंदर ही अंदर चलती रहती। तो ऐसे ही सेल्स के अंदर भी, सेल अपने आप में एक कंप्लीट बॉडी है, उसके अंदर भी बहुत सारी एक्टिविटीज चलती रहती, और इसके रिजल्ट में ऑफकोर्स वेस्ट प्रोडक्ट तो देखो बनेंगे ही, है ना। ये जो वेस्ट पार्टिकल्स है या सिक्रेशन है, ये तो प्रोड्यूस होंगे, ठीक है। तो ये आ गया सपोज सेल्यूलर एक्टिविटीज की वजह से सेल के अंदर वेस्ट प्रोडक्ट। अब वेस्ट प्रोडक्ट है, सेल है, तो हमारी बॉडी में तो एक्सक्रीशन के लिए या वेस्ट सब्सटेंसेस को निकालने के लिए देयर आर सर्टेन डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ ऑर्गन्स। सपोज एक्सेस वाटर को रिमूव करने के लिए वी हैव यूरिनरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। अनडाइजेस्टेड फूड को निकालने के लिए जो लास्ट स्टेप हमारा होता है रेक्टम एनस के थ्रू, इट कम्स आउट ऑफ द बॉडी। जो CO2 है, इट इज ऑल्सो अ वेस्ट, ये भी बॉडी से कैसे एक्सलेशन के थ्रू बाहर आता है। और जो सॉल्ट्स और कुछ और वाटर है, वो भी वेस्ट होता है, तो स्वेटिंग के थ्रू भी ये बॉडी के बाहर आ जाता है। यानी हमारे पास अलग अलग बॉडी में पैसेज होते हैं वेस्ट को बाहर निकालने के लिए। ऐसे ही सेल क्या करेगा, इस वेस्ट को अपनी बॉडी से फोर्सफुली फोर्स लगा के रैप्चर आउट कर, यानी बाहर निकाल देगा उसको, दफा हो, है ना, वेस्ट सब्सटेंसेस को वो अपनी बॉडी से दफा कर दे, बाहर निकाले। तो जब सपोज देखो ये CO2 है ना, सेल के अंदर मान लो क्या हुआ है, अभी रेस्पिरेशन प्रोसेस हुआ है। रेस्पिरेशन प्रोसेस में क्या बनेगा स्टूडेंट्स, रेस्पिरेशन प्रोसेस में प्रोड्यूस होगा
CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी, है ना। तो एनर्जी तो देखो ऑफ कोर्स रिक्वायर्ड है बॉडी को, एनर्जी तो यूटिलाइज हो जाएगी, स्टोर हो जाएगी सेल के अंदर ही, माइटोकॉन्ड्रिया में, है ना, पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। लेकिन ये जो H2O है, वाटर है, ये भी यूटिलाइज हो जाएगा। बट CO2 की बात करें तो ये कंप्लीट वेस्ट प्रोडक्ट है, तो इसको एलिमिनेट करना पड़ेगा, इसको गेट आउट करना पड़ेगा सेल से। बोलेंगे गेट आउट ऑफ द सेल बिकॉज यू आर अ वेस्ट पार्टिकल। तो अब इस CO2 को बाहर निकालना है, निकाल दिया हमने CO2 को बाहर, देखो ये CO2 गया बाहर। तो दिस प्रोसेस इज नोन एज एक्सोसाइटोसिस। इस प्रोसेस को हम बोलेंगे क्या, एक्सोसाइटोसिस। जब कोई सब्सटेंस सेल की बॉडी से बाहर जाता है इसको बोलते हैं एक्सोसाइटोसिस, यानी सेल से किसी सब्सटेंस की एग्जिट हो रही, ठीक है। सो आउटसाइड द सेल, एक्सोसाइटोसिस मतलब समथिंग वेंट आउटसाइड द सेल। और ये समथिंग जो है ये ऑफ कोर्स ज्यादातर क्या होगा, वेस्ट पार्टिकल होंगे, वेस्ट सब्सटेंसेस होंगे जिसकी सेल को कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। और अगेन क्योंकि ये इसमें सेल को मेहनत करनी पड़ेगी तो ये भी जो है एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस है, इसमें भी एनर्जी की जरूरत